नमस्कार दोस्तों। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए आज हम देखने वाले हैं एक ऐसा विषय जिससे आपके 10 नंबर यानी 10% आपके तैयार हो जाएंगे। तो मित्रों, बात कर रहे हैं हम महिला एवं बाल अपराध की। महिला एवं बाल अपराध का भाग नंबर 1 रहेगा, जिसके अंदर हमने जो महिला अपराध है इससे रिलेटेड जो भी कानून आए हैं, जो भी धाराएं हैं, जो इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपके आ सकता है, संपूर्ण जानकारी आज की इस क्लास के अंदर देखेंगे। जो क्लास नंबर 2 रहेगी उसके अंदर देखेंगे बाल अपराध से संबंधित कानून धाराएं। दोस्तों, तो दोनों क्लासें, ये पहली क्लास है, दूसरी क्लास, दोनों की दोनों क्लासें आपको मिल जाएगी। महिला एवं बाल अपराध के प्रश्न उत्तर 700 प्रश्न उत्तर देख लिए हमने पहले। महिला एवं बाल अपराध के 700 प्रश्न देख लिए, वो प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसी के अंदर ये दोनों क्लासें आपको मिल जाएगी। और इन दोनों के बाद आप ये 700 प्रश्न उत्तरों की क्लासें भी जरूर अटेंड कर लेना मित्रों। बहुत ही शॉर्ट नोट्स रहेंगे और इतना विश्वास दिलाता हूं कि ये जो पेपर में आपके 10 प्रश्न आएंगे ना, एक भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं। ये मेरे पे विश्वास कर लें, और विश्वास तो यही है कि आप भी आगे इस वीडियो को शेयर करेंगे। देखते हैं कौन कौन साथी शेयर करते हैं। वीडियो को लाइक करें, और जो भी नए साथी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते जाए। दोस्तों, तो चलते हैं महिला एवं बाल अपराध की इस क्लास की ओर। शुरू करते हैं। जो कानून आए एक एक कानून के बारे में हम पढ़ेंगे। आज की क्लास नंबर 1 में महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसके अंदर सबसे पहले आता है भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860। दोस्तों, देखिए मित्रों, क्या है ये, कौन कौन सी धाराएं हैं इसके अंदर, कितने अध्याय है, कितनी धाराएं हैं, किस प्रकार एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, सब बताऊंगा आपको। भारतीय दंड संहिता पूरे भारत में लागू है। जो आईपीसी है 1860, ये पूरे भारत के अंदर लागू है। इसे अक्टूबर 1860 में क्या किया गया था, अधिनियमित किया गया था, लेकिन 1 जनवरी 1862 से इसको क्या किया गया, लागू किया गया मित्रों। इसमें कुल 23 अध्याय और 511 धाराएं। अब ये 511 धाराएं हमें पूरी थोड़ी पढ़नी है, नहीं मित्रों, जो महिलाओं से रिलेटेड है वही धाराएं हमें पढ़नी है। क्वेश्चन सीधा बनता है, भारतीय दंड संहिता में कितने अध्याय व कितनी धाराएं हैं? 23 अध्याय, 511 धाराएं हैं। पहली धारा नंबर 166 ए, धारा 166 ए क्या कहती है? लोक सेवक जो विधि के अधीन के निर्देश की अवज्ञा करे तो न्यूनतम 6 माह से लेकर 2 वर्ष तक के कठोर कारावास और जुर्माने से दंडनीय होगा। क्या कहती है धारा 166? कोई भी लोक सेवक जो क्या करे, आईपीसी की धारा, कोई सी भी धारा जिसके अंदर धारा 154 ए, 326 ए, 326 बी, 354, 354 बी, 370, 370 ए, 376 की जो धाराएं, इनका क्या करे, वो क्या करता है, इनका पालन नहीं करता है, तो इन धाराओं के तहत क्या होगी, एफआईआर, और न्यूनतम 6 माह से लेकर 2 वर्ष तक का क्या होगा, कठोर कारावास होगा। धारा 166 बी, पीड़ित का इलाज नहीं करने के लिए दंड। पीड़ित कोई भी अस्पताल है, अगर वो पीड़ित का इलाज नहीं करता है तो उसके लिए, कोई अस्पताल का अधिकारी है तो उसे 1 साल तक के कारावास, जुर्माने या दोनों से दंडित होगा। तो पूछा जा सकता है, एक अस्पताल का चिकित्सक है जो किसी पीड़ित का इलाज नहीं कर रहा है, तो उसके लिए कौन सी धारा काम आएगी? धारा 166 बी। बात करें धारा 228 ए, पीड़ित व्यक्ति की पहचान का प्रकटीकरण। बात किसकी कर रहे हैं हम? धारा 228 ए, पीड़ित व्यक्ति है उसकी पहचान का प्रकटीकरण, यानी पीड़ित व्यक्ति के नाम या अन्य किसी प्रकार की जानकारी को अगर आप प्रकाशित करते हैं, मुद्रित करते हैं, तो उसके लिए आपको 2 वर्ष तक का कारावास हो सकता है। आगे चलिए, नेक्स्ट धारा है धारा 292। धारा 292 क्या कह रही है मित्रों? अश्लील पुस्तकों आदि का विक्रय, जो अश्लील पुस्तकें हैं उनके विक्रय पर रोक। अगर इनका विक्रय करता है तो 2 वर्ष तक का कारावास व 2000 रुपए के जुर्माने से दंडित होगा, पहली बार। अगर दूसरी बार भी वो ऐसा काम करता है, पकड़ा जाता है, तो द्वितीय दोष सिद्धि पर 5 वर्ष तक का कारावास व 5000 रुपए का जुर्माने से उसको दंडित किया जा सकता है। बात करें धारा 293 की, तरुण व्यक्ति को अश्लील वस्तुओं का विक्रय। अब यहां पे बात आ गई तरुण व्यक्ति। तरुण व्यक्ति उसको माना जाता है जो 20 वर्ष से उसकी उम्र क्या हो, कम।
अगर उसको आप अश्लील पुस्तकें बेचते हैं तो 3 वर्ष का कारावास व 2,000 रुपए का जुर्माना से आपको दंडित किया जा सकता है। बात करें धारा 294 की, तो अश्लील कार्य और गाने से रिलेटेड है। इसके अंतर्गत 3 माह तक के कारावास, जुर्माने या दोनों से क्या किया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है। अगर आप सार्वजनिक स्थान पर अश्लील कार्य करते हैं, अश्लील गाने सुनते हैं, शायरियां बोलते हैं, शब्द या कुछ भी उच्चारित करते हैं, तो 3 माह का कारावास, जुर्माना या दोनों से दंडित आपको किया जा सकता है। नेक्स्ट धारा देखिए, धारा 302, यह है हत्या के लिए दंड। अगर हत्या के लिए दंड की बात करें तो धारा लगेगी 302। जो कोई हत्या करेगा वह व्यक्ति मृत्यु या आजीवन कारावास या जुर्माने से क्या होगा, दंडित होगा। तो मृत्यु या आजीवन कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अब देखिए, ध्यान रहे, हत्या की परिभाषा धारा 300 में दी गई है। यह क्वेश्चन आया हुआ है कि हत्या की परिभाषा आईपीसी की कौन सी धारा में है, धारा 300 के अंदर। बात करें धारा 304 बी, जिसमें है दहेज मृत्यु। धारा 304 बी, जिसमें है दहेज मृत्यु। देखिए मित्रों, यदि किसी विवाहित स्त्री की विवाह के 7 वर्ष के अंदर मृत्यु या शारीरिक क्षति द्वारा या असामान्य परिस्थितियों में मृत्यु हो जाती है तो उसको दहेज मृत्यु के अधीन माना जाएगा। विवाहित स्त्री की विवाह के 7 वर्ष के अंदर दाह या शारीरिक क्षति या असामान्य परिस्थितियों में मृत्यु हो जाती है तो इस प्रकार की अपराध की सजा कम से कम 1 वर्ष व अधिकतम कितनी हो सकती है, आजीवन कारावास हो सकती है दोस्तों। नेक्स्ट धारा है धारा 306, जो है आत्महत्या का दुष्प्रेरण। यदि किसी व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार से आत्महत्या की जाती है तो जो कोई ऐसी आत्महत्या का दुष्प्रेरण करेगा उसको आत्महत्या का दुष्प्रेरण करेगा उसको 10 वर्ष तक का कारावास व जुर्माने से क्या होगा, दंडित होगा, लगाया जा सकता है। 10 वर्ष का कारावास और जुर्माना। आगे चलिए, नेक्स्ट धारा आती है हमारी धारा 307, हत्या करने का प्रयत्न। देखिए मित्रों, जो कोई किसी भी व्यक्ति पर जान लेने के उद्देश्य से अगर किसी भी प्रकार का आपराधिक हमला करता है तो उसको 10 साल से लेकर आजीवन कारावास मिल सकता है और जुर्माने से उसको दंडित किया जा सकता है। नेक्स्ट धारा है हमारी धारा 312। जो साथी नोट कर रहे हैं वो नोट कर सकते हैं, बाकी इनकी पीडीएफ जिन साथियों को चाहिए, शॉर्ट में नोट्स है, दोनों आपके 30 पेज के अंदर संपूर्ण जो महिला एवं बाल अपराध है इसके नोट्स आपको है। तो ये सभी के सभी आपको कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप, यहां पे देखिए नीचे लिखा हुआ है, इसी नेम से आपको ऐप मिलेगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उसको डाउनलोड करें और ऐप के अंदर स्टोर का ऑप्शन है, वहां पर जाइए। वहां पर आपको महिला एवं बाल अपराध के और कंप्यूटर के 2500 प्रश्नों का फोल्डर मिलेगा, जिसके अंदर ही ये नोट्स है जो आपको मिल जाएंगे। तो देखिए धारा 305, गर्भपात कारित करना। गर्भपात कारित करना दोस्तों, जो कोई गर्भवती स्त्री का स्वेच्छा गर्भपात कारित करेगा वह 3 वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से क्या होगा, दंडित होगा। नोट, जो स्त्री स्वयं अपना गर्भपात करवाती है वह भी इसी धारा के अधीन क्या होगी, दंडित होगी। बात करें धारा 313 की, तो स्त्री की सहमति के बिना गर्भपात करना। अगर स्त्री की सहमति नहीं है फिर भी आप उसका गर्भपात कराते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको 10 वर्ष तक के कारावास या आजीवन कारावास और जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। बात करते हैं धारा 314 की, गर्भपात के दौरान स्त्री की मृत्यु। अगर आप गर्भपात करवाते हैं, जो कोई किसी स्त्री का गर्भपात करता है, उसके आशय से ऐसा कार्य करता है और स्त्री की मृत्यु हो जाती है तो उसको 10 वर्ष तक के कारावास व जुर्माने से क्या किया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है। आगे चलिए, नेक्स्ट धारा आती है हमारी धारा 315 दोस्तों। धारा 315 है किसी नवजात को जीवित जन्म लेने से रोकना या जन्म के पश्चात मृत्यु कारित करने के आशय से कार्य करना। कहने का मतलब, जो कोई किसी शिशु के जन्म से पहले ऐसा कार्य करेगा जिससे शिशु का जीवित पैदा होना रोका जाए या जन्म के बाद उसको मारा जाए तो ऐसे के अंदर आपको 10 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना या कारावास और जुर्माना दोनों से क्या किया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है। बात करें धारा 316 की, किसी सजीव अजात शिशु की मृत्यु कारिता करना। कहने का, जो कोई ऐसा कार्य ऐसी परिस्थिति में करे कि यदि उसे
जो गर्भवती स्त्री है उसकी मृत्यु हो जाती है तो वह आपराधिक धारा के तहत उसको 10 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से क्या किया जाएगा, दंडित किया जाएगा। इसके अंदर गर्भवती स्त्री हो चाहे जो अजात शिशु है, दोनों का बारे में वर्णन है। चाहे उस गर्भवती स्त्री को सती पहुंचे या जो सजीव अजात शिशु है उसको मृत्युकारिता हो तो 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित होगा। बात करें धारा 317 की, 12 वर्ष से कम आयु के बच्चे को घर से निष्कासित करना। अगर 12 वर्ष से कम का बच्चा और उसको घर से निष्कासित करते हैं तो उसके माता पिता या उसकी देखरेख करने वाले या जहां पर वो रहता है, जहां पर आरक्षित स्थान पर वो रहता है, वहां के मालिक को 7 वर्ष तक के कारावास या जुर्माने से या दोनों से क्या किया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है। बात करें धारा 318 की, मृत शरीर के गुप्त वेन द्वारा जन्म छिपाना। जो कोई शिशु के मृत शरीर यानी शिशु का जो शरीर है, अगर शिशु को उसने मार दिया है और उसके शरीर को वो क्या करता है, गाड़ देता है या अन्य किसी प्रकार से उसको नष्ट करने का प्रयास करता है और उसके मरने का जो जन्म और मरने का जो कारण है उसको छुपाना चाहता है तो उसको 2 वर्ष तक के कारावास, जुर्माने या कारावास और जुर्माने दोनों से क्या किया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है। नेक्स्ट धारा में चलते हैं। नेक्स्ट आईपीसी की धारा है 326A, तेजाब आदि फेंककर गंभीर क्षति पहुंचाना। तेजाब आदि फेंककर गंभीर क्षति पहुंचाना। देखिए मित्रों, जो कोई किसी व्यक्ति के शरीर के किसी हिस्से या हिस्सों पर तेजाब आदि फेंकता है और उसको क्षति पहुंचाता है तो उसको कम से कम 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास और जुर्माने से क्या किया जाएगा, दंडित किया जाएगा। अब देखिए, यह जुर्माना राशि उचित व न्याय संगत होगी, यानी कि जिस पर तेजाब फेंका गया उसका कितना शरीर जला है, उसकी आगे कंडीशन क्या है, उस हिसाब से यह जुर्माना लगाया जाएगा और जिससे पीड़ित का इलाज हो सके और यह जुर्माना राशि पीड़ित को दी जाएगी। मित्रों, बात करें धारा 326B, 326 है तेजाब फेंकने से संबंधित है। 326B है तेजाब फेंकना या फेंकने का प्रयास करना। जो कोई किसी व्यक्ति पर तेजाब फेंकता है या फेंकने का प्रयास करता है, वह उसे क्षति पहुंचाए, जलाए या उसको विकलांग करे तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को 5 वर्ष से 7 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडित होगा। अब देखिए, ध्यान रहे, सभी अस्पताल बलात्कार व तेजाब हमलों पीड़ित को तुरंत प्राथमिक सहायता या निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराएंगे और ऐसा करने पर विफल रहने पर 7 साल तक का सजा का प्रावधान है। किसको? यह बात हो गई है मित्रों अस्पताल की। अगर अस्पताल के अंदर प्राथमिक उपचार जो निःशुल्क उपचार है वो नहीं मिलता है, प्राथमिक सहायता अस्पताल वाले नहीं करते हैं, किसी तेजाब हमला हो या बलात्कार पीड़ित हो तो उनको 7 वर्ष डॉक्टर को भी सजा का प्रावधान है। आगे है धारा 354, स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से हमला करना। अगर जो कोई किसी स्त्री की लज्जा भंग करने, जिससे क्या हो कि स्त्री क्या हो, लज्जित हो, उसकी गरिमा का क्या हो, उल्लंघन हो, इस आशय से उसके ऊपर हमला करता है तो उस व्यक्ति को 1 वर्ष से 5 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से क्या किया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है। आगे चलिए, नेक्स्ट आती है हमारी धारा 354A। 354 है स्त्री की लज्जा भंग करने से। 354A देखिए किससे, लैंगिक उत्पीड़न व लैंगिक उत्पीड़न के लिए दंड का प्रावधान इसके अंदर है दोस्तों। अब मित्रों, लैंगिक उत्पीड़न के अंदर कौन कौन से कृत्य आते हैं, पहले एक बार वो नाम सुन लें आप। किसी स्त्री से शारीरिक संपर्क करना, ऐसा व्यवहार जिसमें अप्रिय व सुस्पष्ट संबंध प्रस्ताव शामिल हो। दूसरा, लैंगिक सहयोग के लिए मांग या निवेदन करना। तीसरा, किसी स्त्री की इच्छा के विरुद्ध अश्लील साहित्य दिखाना। चौथा, लैंगिक संबंधी टिप्पणी उस स्त्री पर करना। अगर ऐसा कोई स्त्री के साथ करता है तो उसको 3 वर्ष तक के कठोर कारावास और जुर्माने दोनों से क्या किया जा सकता है, दंडित किया जाता है। या इसके अंदर एक और है मित्रों, दूसरा यह है कि चौथा नियम देखा था ना हमने जो लैंगिक उत्पीड़न का, कि लैंगिक संबंधी टिप्पणी करना किसी स्त्री के बारे में तो उसको 1 वर्ष का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। बात करें धारा 354B की, स्त्री को निर्वस्त्र करने का प्रयास करना। स्त्री है उसको निर्वस्त्र करने का प्रयास करना। अगर कोई व्यक्ति है जो किसी स्त्री को निर्वस्त्र करने का प्रयास करता है तो 3 वर्ष से 7 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से उसको क्या किया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है।
नेक्स्ट है धारा 354C, दर्शे रतिकता करना। दर्शे रतिकता करना मित्रों, मतलब जो कोई किसी महिला को निजी करते हुए देखता है, ताक झांक करता है, तो ऐसे करने वाले को 1 वर्ष से 3 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से क्या होगा, दंडित होगा। अगर ऐसा वो दूसरी बार करता है, दूसरी बार दोष सिद्ध होता है, तो 3 से 7 वर्ष तक का क्या लगता है, उस पर कारावास और जुर्माने से उसको किया जाता है दंडित। दोस्तों आगे चलिए, नेक्स्ट आईपीसी की धारा है 354D। दोस्तों 354D, पीछा करना। 3 वर्ष तक के कारावास व जुर्माने से दंडित होगा। कौन होगा? जो कोई स्त्री के व्यक्तिगत व्यवहार के लिए लगातार उससे संपर्क करे, उसका पीछा करे। स्त्री उसमें अरुचि प्रकट कर रही है, फिर भी वो उसका पीछा करे। ईमेल, जो फेसबुक है यानी सोशल मीडिया के माध्यम से भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से उसका पीछा करे, तो उस पर रहेगा 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। अगर वो दूसरी बार ऐसा करे, द्वितीय अपराध पर 5 वर्ष तक का कारावास व जुर्माने से वो दंडित होगा। अब देखिए नोट क्या लगाया गया, धारा 354A, धारा 354B, 354C, 354D को दंड विधि संशोधन अधिनियम 2013 के द्वारा शामिल की गई है। ये धाराएं 3 फरवरी 2013 से लागू हुई है। दोस्तों 354A, 354B, 354C, 354D, ये चारों की चारों धाराएं 2013 के अंदर जो संशोधन हुआ उसके तहत आईपीसी के इस कानून में जोड़ी गई। नेक्स्ट आती है धारा 366, विवाह आदि के लिए विवश करने के लिए अपहरण करना। दोस्तों विवाह आदि, जो कोई किसी स्त्री को विवाह आदि, जो उसके साथ गैर कानूनी संभोग या क्रियाएं करने के उद्देश्य से उसे स्त्री की इच्छा के विरुद्ध उसका अपहरण करता है, उसको बहला फुसला कर ले जाता है, तो उस व्यक्ति को 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से क्या किया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है। नेक्स्ट धारा है धारा 366A, नाबालिग लड़की का उपापन। अब देखिए मित्रों, जो कोई 18 वर्ष से कम उम्र की, कम आयु की नाबालिग स्त्री को अन्य व्यक्ति से संभोग आदि क्रियाएं करने के लिए विवश करे, तो उसको 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से क्या किया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है। बात करें धारा 366B की, तो विदेश से लड़की आयात करना। जो कोई 21 वर्ष, यहां पर याद रखना है, विदेश से लड़की आयात करे, इसमें 21 वर्ष से छोटी लड़की के आयात से रिलेटेड है। 21 वर्ष से कम उम्र की जो आयात किसी लड़की को भारत से बाहर बहला फुसलाकर वो भारत में लेकर आता है, तो उस व्यक्ति को 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से क्या किया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है। नेक्स्ट धारा आती है धारा 370, व्यक्ति का दुर्व्यापार करना। मतलब जो कोई किसी व्यक्ति को धमकियों का प्रयोग करे, बलपूर्वक उस पर प्रयोग करे, उसका अपहरण करे, कपट या धोखे से या शक्ति का प्रयोग करके, या बलपूर्वक मजदूरी करवा के, या बलपूर्वक उसके अंगों को निकाला जाए, ऐसा अगर कोई किसी व्यक्ति के साथ अगर करता है, तो 7 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से उसको क्या किया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारी धारा आती है धारा 370A, दुर्व्यापार किए गए व्यक्ति का शोषण करना। जिसका उसने दुर्व्यापार यानी उसको, जिसको धमकियों के द्वारा किसी भी प्रकार से उसका अपहरण करके या उसको मजदूरी करवा के उसका बाद में अगर शोषण करता है, तो ऐसी स्थिति में 3 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक का तो कारावास और जुर्माने से उसको क्या किया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है। आगे है धारा 372, आदि के लिए नाबालिग को बेचना। किसी भी नाबालिग को अगर जिसकी उम्र, याद रखना, जिसकी उम्र कितनी हो, 18 वर्ष से कम हो, 18 वर्ष से कम हो, उस नाबालिग को अगर आप किसी भी गैर कानूनी संभोग आदि के लिए बेचते हैं या भाड़े पर देते हैं, तो 10 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। 10 वर्ष तक का जुर्माना और 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना साथ में। आगे चलिए आईपीसी की धारा देखिए 373 धारा है आदि के लिए नाबालिग को खरीदना। अब देखिए मित्रों, अगर आप 18 वर्ष से कम उम्र की किसी भी लड़की को
अगर आप संभोग आदि के लिए खरीदते हैं या भाड़े पर देते हैं तो आपको 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से क्या किया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है। धारा नेक्स्ट आती है हमारी धारा 375। यह है बलात् संघ की परिभाषा। इसके अंदर क्या दी गई है, बलात् संघ की परिभाषा। अब देखिए क्या है परिभाषा, इंपॉर्टेंट चीज है ये। कोई पुरुष उस स्त्री की इच्छा के विरुद्ध, उस स्त्री की सम्मति के विरुद्ध किसी हितबद्ध की मृत्यु या सती का भेद दिखाकर उससे सम्मति प्राप्त कर, ऐसे पुरुष द्वारा जो जानता है कि उसका पति नहीं है पर स्त्री ने उसे विधि पूर्वक विवाहित होने का विश्वास कर सम्मति दी है, ऐसी स्त्री की सम्मति से जिसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है या नशे में है, 18 वर्ष से कम आयु की स्त्री की सम्मति से जब स्त्री सम्मति जताने में असमर्थ हो। अगर ये उपरोक्त जो मैंने 7 कारण बताए, उपरोक्त 7 प्रकारों में से किसी भी परिस्थिति के अंतर्गत यदि किसी पुरुष द्वारा किसी भी स्त्री के साथ किसी भी प्रकार से शारीरिक संभोग या किसी भी प्रकार का मैथुन संबंधी कार्य करना बलात्कार या बलात् संघ कहलाता है दोस्तों। तो यह है बलात् संघ की परिभाषा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे आप आसानी से इसको याद रख ले। आगे चलिए मित्रों, नेक्स्ट धारा आती है 376। ये मित्रों जो हमारी धारा थी 375, अब आती है 376। 376 नंबर धारा देखिए क्या कह रही है। धारा 376, जो कोई किसी स्त्री के साथ बलात्कार करता है तो वह 10 साल, यहां पे 10 साल से लेकर आजीवन तक कारावास और जुर्माने से क्या किया जाएगा, दंडित किया जाएगा। 10 साल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां से एग्जाम में, याद रखना है आपको। 10 साल तक का कारावास और जुर्माने से दंडित। धारा 376 ए की अगर हम बात करें, आईपीसी की धारा 376 ए, पीड़िता की मृत्यु कारित करने या अचेतन अवस्था में पहुंचाने के दंड। अगर किसी लड़की है, जो कोई भी आपके कहने का मतलब क्या है कि जो कोई स्त्री है उसके साथ 376 का आपने अपराध किया है, बलात् संघ का जो ऊपर हमने देखा है यहाँ पे, यह अपराध आपने किया है और उसके दौरान उसको मृत्यु हो जाए, उसको सती पहुंचे या अचेतन यानी कोमा अवस्था में चली जाए, तो उस व्यक्ति को 20 वर्ष के कठोर कारावास से लेकर शेष नैसर्गिक जीवन काल तक के आजीवन कारावास तक का हो सकेगा या मृत्युदंड या जुर्माने से दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट धारा है धारा 376 ए बी। धारा 376 ए बी दोस्तों इंपॉर्टेंट धारा, ध्यान से देख लेना मित्रों। देखिए धारा 376 ए बी क्या कह रही है। 12 वर्ष से कम आयु की लड़की या महिला से बलात्कार, जिसकी उम्र क्या हो, 12 वर्ष से कम हो और उसके साथ आप संभोग या बलात्कार उसका करते हैं तो 20 वर्ष के कठोर कारावास से लेकर जो शेष नैसर्गिक जीवन काल है उस तक आजीवन कारावास मिल सकता है या फिर मृत्युदंड या जुर्माने से दंडित। और जुर्माने से या तो 20 से लेकर जो जीवन बचा है उसके लिए कारावास मिल सकता है या मृत्युदंड, और इनके साथ जुर्माने से भी उसको दंडित किया जा सकता है। नेक्स्ट आईपीसी की धारा आती है हमारे धारा 376 बी। पृथक रहने के दौरान पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ मैथुन करना। धारा 376 बी किससे है, पृथक रहने पर पत्नी के साथ मैथुन करना। देखिए जो कोई स्वयं की पत्नी के साथ जो पृथक रहने की डिक्री आदेश से या किसी रीति रिवाज से अलग रह रहे हैं फिर भी उसकी सम्मति के बिना उसके साथ मैथुन करता है तो उसको 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से क्या किया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है। नेक्स्ट धारा है 376 सी। प्राधिकारवान व्यक्ति द्वारा संभोग। प्राधिकारवान व्यक्ति, अब देखिए मित्रों, जो कोई किसी पद की हैसियत, प्राधिकार मतलब प्राधिकारवान व्यक्ति मतलब कोई पद की हैसियत दिखाता हो, जैसे लोक सेवक हो, किसी संस्था का अधीक्षक हो, या कोई संस्था है जो स्त्रियों या बालकों से रिलेटेड संस्था है उसका अधीक्षक या प्रबंधक हो, अस्पताल का कर्मचारी हो, पुलिस थाने का कर्मचारी हो, तो मित्रों ये हो तो उस व्यक्ति को 5 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक के कठोर कारावास और जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। नेक्स्ट है धारा 376 डी। यह है सामूहिक बलात्कार से रिलेटेड। यदि किसी स्त्री के साथ एक से अधिक व्यक्तियों के द्वारा समूह का गठन कर या समान आशय को अग्रसर करते हुए सामूहिक बलात्कार किया जाता है तो उन सभी को 20 वर्ष के कठोर कारावास से 20 वर्ष से लेकर शेष नैसर्गिक जो जीवन काल है उस तक के लिए आजीवन कारावास
और जुर्माने से उनको क्या किया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है। आगे धारा आती है धारा 376 डीए। धारा 376 डीए, 16 वर्ष से कम आयु की महिला से सामूहिक बलात्कार। अगर किसी 16 वर्ष से कम आयु की किसी स्त्री के साथ एक से अधिक व्यक्तियों के द्वारा अपराध किया जाता है तो उनमें से प्रत्येक व्यक्ति को शेष नैसर्गिक जीवन काल तक के लिए आजीवन कारावास और जुर्माने से क्या किया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है। आगे चलिए, नेक्स्ट हमारी धारा आती है, धारा 376 हमने पहले देखा था डीए, अब आइए डीबी, 12 वर्ष से कम आयु की महिला से सामूहिक बलात्कार। देखिए मित्रों, इसके अंदर 12 वर्ष से कम आयु की किसी स्त्री के साथ एक या एक से अधिक व्यक्तियों के द्वारा अपराध अगर किया जाता है तो उनमें से प्रत्येक व्यक्ति आजीवन कारावास, उस व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवन काल या मृत्युदंड या और जुर्माने से उनको दंडित किया जा सकता है। बात करें धारा 376 ई की, तो पुनः अपराध करने वालों के लिए दंड जीवन पर्यंत, आजीवन कारावास या मृत्युदंड। अगर जो हमने 376 ए, 376 ए बी, 376 बी, 376 सी, 376 डी, 376 डी ए, 376 डी बी, ये सभी जो धाराएं पढ़ी है, इनके तहत दोबारा अगर कोई व्यक्ति जो अपराध करता है तो उसको अगर दूसरी बार सिद्ध होता है अपराध तो जीवन पर्यंत आजीवन कारावास मिलेगा या फिर उनको मृत्युदंड सुनाया जाएगा। अब देखिए नोट, 12 वर्ष से कम आयु की लड़कियों के साथ बलात्कार के मामले में फांसी की सजा का प्रावधान करने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश है। तो 12 वर्ष से कम आयु की लड़की के साथ अगर स्त्री के साथ बलात्कार की घटना होती है तो सीधा फांसी का जो प्रावधान है वो किया है मध्य प्रदेश ने 2017 में। दूसरा राज्य है आपका राजस्थान, जिसने ये प्रावधान कब किया है, 2018 के अंदर। आगे चलिए मित्रों, आगे है धारा 377 प्रकृति विरुद्ध अपराध। धारा 377 है वो क्या है, प्रकृति विरुद्ध अपराध। क्या कहना है इसका मतलब, देखिए, जो कोई किसी भी प्राणी जैसे पुरुष हो, स्त्री हो, कोई जीव जंतु हो के साथ प्रकृति की जो व्यवस्था है, प्रकृति विरुद्ध यानी प्रकृति की व्यवस्था के विरुद्ध संभोग आदि करेगा तो उसको 10 साल के कारावास से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा मिल सकती है और जुर्माने से भी उसको क्या किया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है। बात करें धारा 405 की, नेक्स्ट आईपीसी की धारा है धारा 405, आपराधिक न्यास भंग की परिभाषा 405 नंबर धारा में दी गई है। नेक्स्ट धारा की बात करें तो आईपीसी की धारा आती है 406, आपराधिक न्यास भंग के लिए दंड। यहां पर आपराधिक न्यास भंग की परिभाषा है। अब न्यास भंग की परिभाषा मैंने आपको नहीं बताई है तो मैं बता दूं मित्रों, जो कोई किसी संपत्ति, कोई जो संपत्ति है या संपत्ति पर अपने को न्यस्त किए यानी उस संपत्ति को बेईमानी से क्या करना चाहता है, अपना करना चाहता है, उसको वैध अतिक्रमण करना चाहता है, तो अगर बेईमानी से ऐसा कार्य करता है तो उसको कहते हैं जो आपराधिक न्यास भंग। दोस्तों अब इसके तहत दंड का प्रावधान देखिए, 3 वर्ष तक का कारावास व जुर्माना या दोनों से क्या किया जा सकता है, दंडित उसको किया जा सकता है। आगे देखिए, यदि किसी स्त्री द्वारा अपना स्त्री दिन अपने पति, सास या ससुर से वापस मांगा जाता है और देने से मना कर दिया जाता है तो यह आपराधिक न्यास भंग का अपराध माना जाएगा। दोस्तों आगे चलिए, आईपीसी की धारा आती है हमारे 493, विधिपूर्ण विवाह का विश्वास दिलाकर सहवास। विधिपूर्ण, जो कोई पुरुष है जिसका स्त्री के साथ विधिपूर्ण विवाह न हुआ हो, वो उसको स्त्री को ऐसा विश्वास दिला दे कि उसका विवाह विधिपूर्ण होगा, उसके साथ ऐसा विश्वास दिलाकर उसके साथ मैथुन करता है तो उसको 10 वर्ष तक के कारावास व जुर्माने से क्या किया जाएगा, दंडित किया जाएगा। धारा 494, पति या पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह करना। जो कोई पति या पत्नी के जीवित रहते दूसरी विधिपूर्ण विवाह करेगा तो उसको 7 वर्ष तक के कारावास व जुर्माने से क्या किया जाएगा, दंडित किया जाएगा, पति और पत्नी दोनों को। दोस्तों क्योंकि अगर पति करता है तो पति को, पत्नी ऐसा करती है तो पत्नी को। धारा 495, पश्चातवर्ती विवाह वाले व्यक्ति से पूर्व के विवाह को छिपाकर विवाह करना। कहने का मतलब देखिए मित्रों, जो कोई धारा 494 जो हमने ऊपर देखी है ना, ये धारा मित्रों, इसके तहत अपराध करने, अपने पूर्व विवाह की बात जो बाद में विवाह कर रहा है उससे नहीं बताता है
और विवाह कर लेता है तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति पर 10 वर्ष तक का कारावास व जुर्माने से उसको दंडित किया जा सकता है। बात करें धारा 496 की, कपट पूर्व विवाह करना। जो कोई बेईमानी या कपट पूर्वक आशय से अगर कोई विवाह संपन्न करता है जो कि विधि पूर्वक विवाहित नहीं हुआ हो तो उसको 7 वर्ष तक का कारावास व जुर्माने से क्या किया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है। नेक्स्ट धारा में चलते हैं तो नेक्स्ट धारा आती है धारा 497। देखिए मित्रों, जारक्रम, इसके अंदर क्या है, जारक्रम। किसी व्यक्ति द्वारा किसी ऐसी स्त्री के साथ संभोग करना इस धारा के तहत अपराध होगा जबकि उसे यह पता है कि उस स्त्री का पति क्या है, जीवित है। यह होता है जारक्रम। ऐसा अगर होता है, स्त्री का पति जीवित है लेकिन अन्य व्यक्ति द्वारा संभोग करना, इस प्रकार के अपराध के लिए 5 वर्ष तक की सजा या जुर्माना या दोनों का क्या किया गया है, अपराध माना गया है। जारक्रम के अपराध में पत्नी को भी क्या माना जा सकता है, दोषी नहीं माना। जारक्रम के अपराध में पत्नी को दोषी नहीं माना जाता है। दोस्तों आगे चलिए, नेक्स्ट धारा है धारा 498। विवाहिता स्त्री को आपराधिक आशय से बहला फुसलाकर ले जाना। विवाहित स्त्री अगर उसको आपराधिक आशय से बहला फुसला कर ले जाता है, अगर कोई संभोग करना हो, विवाह करने का आशय देकर उसको लेकर जाता है तो उस व्यक्ति को 2 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। बात करें धारा 498 में एक की, पति या पति के नातेदार है उनके द्वारा उत्पीड़न। किसी स्त्री का पति या पति का जो भी रिलेटिव नातेदार है होते हुए ऐसी स्त्री का जो दहेज की मांग पूरी करने के लिए उसका शारीरिक उत्पीड़न करते हैं, मानसिक उत्पीड़न करते हैं, तो उनको 3 वर्ष तक की सजा व जुर्माने से क्या किया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है। नेक्स्ट आईपीसी की धारा देखिए 509, शब्द, अंग विक्षेप या कार्य से किसी महिला की लज्जा का अनादर करना। जो कोई किसी भी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के आशय से उसको कुछ शब्द कहे, उसके ध्वनि करें, अंग विक्षेप करें या उसका वस्तु प्रदर्शित करके उसको दिखाए, तो मित्रों इसके तहत 3 वर्ष तक की जो सजा, कारावास मिल सकता है और जुर्माने से उसको क्या किया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है। तो मित्रों आईपीसी 1860 है, इसकी जो धाराएं हैं जो महिला अपराध से रिलेटेड है वो हमने देख ली। आगे आता है मित्रों, अब कानून आईपीसी के अंदर कानून संशोधन किया गया था, आपराधिक कानून संशोधन 2013, उसके बाद 2018, उनके बारे में देखते हैं। तो चलिए मित्रों, आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013 देखिए मित्रों, दिसंबर 2012 में दिल्ली में हुए निर्भया प्रकरण के बाद में देश में आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013 पारित किया गया। इस अधिनियम में जस्टिस JS वर्मा समिति के सुझावों को शामिल किया गया। पहला क्वेश्चन, जो स्टार बना रहा हूं यहां से सीधा क्वेश्चन आ सकता है, सीधी आपको जो लाइन लिखी गई है याद रखनी है। आगे देखिए, इस अधिनियम में यौन हिंसा के मामलों में कारावास की अवधि बढ़ाई गई तथा पीड़िता की मृत्यु या मृतप्राय अवस्था यानी कोमा में होने पर मृत्यु दंड का भी प्रावधान किया गया। इस अधिनियम में आईपीसी की धारा कौन कौन सी थी, देखिए 166A, 166B, 326A, 326B, 354A, 354B, 354C, 354D आदि धाराएं जोड़ी गई। इस अधिनियम द्वारा आईपीसी की धारा 100, 228A, 354, 370, 370A, 375, 376, 509 में भी क्या किया गया, संशोधन किया गया। और ये जो संशोधन अधिनियम है ये 3 फरवरी 2013 से क्या हो गया, प्रभावी पूरे भारत के अंदर हो गया। दोस्तों ये तो है आपराधिक कानून संशोधन 2013। इसके बाद कब हुआ था वापस संशोधन, आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2018 के अंदर। अब यहां पर देखिए, जनवरी 2018 में जम्मू कश्मीर के कठुआ में एक 8 वर्षीय बच्ची के साथ क्या हुआ, अपहरण और उसके बाद सामूहिक बलात्कार और उसके बाद कर दी गई हत्या। इस मामले के बाद इस अधिनियम को क्या किया गया, पारित किया गया। इसमें पहली बार यह प्रावधान किया गया कि 12 वर्ष से कम आयु की किसी लड़की के साथ बलात्कार के मामले में न्यूनतम 20 वर्ष तक का कारावास या मृत्युदंड की सजा का क्या रहेगा, प्रावधान रहेगा। आईपीसी की धारा 376 के तहत बलात्कार के मामले में न्यूनतम सजा के प्रावधान को 7 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 10 वर्ष कर दिया गया।
अब कौन कौन सी धाराएं हैं जिसमें संशोधन किया गया? इस अधिनियम में आईपीसी में धारा 376 AB, 376 DA, 376 DB आदि धाराएं तो जोड़ी गई। इसके अलावा धारा 166A, 228A, 376 और 376E में क्या किया गया? संशोधन किया गया। ये 4 देखिए यहाँ पे 3 धाराएं, ये तो इसके अंतर्गत जोड़ी गई थी। यह संशोधन अधिनियम 21 अप्रैल 2018 से क्या हो गया है? प्रभावी हो गया है दोस्तों। आगे चलिए, अब आती है हमारी दंड प्रक्रिया संहिता CRPC 1973 दोस्तों। CRPC 1973 में पारित होकर यह कानून 1974 में क्या हुआ था? लागू हुआ था। CRPC जो महिलाओं से संबंधित CRPC के जो प्रावधान है, धाराएं हैं, वो देखिए मित्रों। पहली आती है धारा 46, गिरफ्तारी कैसे की जाए। इसके अंदर बताया गया है कि गिरफ्तारी कैसे की जाए। 46 है और 46(4) ये जो है महिलाओं से रिलेटेड है, तो इनके बारे में देखेंगे। 46(1) देखिए, जहां महिला को गिरफ्तार किया जाना है वहां उस महिला को मौखिक रूप से गिरफ्तार होने के लिए कहा जाएगा। जब तक परिस्थितियां प्रतिकूल न हो या पुलिस अधिकारी महिला न हो, पुरुष पुलिस अधिकारी उस महिला को गिरफ्तार के लिए स्पर्श नहीं करेगा। यानी महिला की गिरफ्तारी से रिलेटेड है ये कि महिला की गिरफ्तारी कैसे की जाए, तो 46(1) के अंदर महिला गिरफ्तारी के बारे में जानकारी दी गई है। बात करें 46(4) के अंतर्गत, असामान्य परिस्थितियों के अलावा किसी भी महिला को सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। जैसे ही सूर्यास्त होता है और वापस सूर्योदय होता है, उस रात के समय में किसी भी महिला को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। असामान्य परिस्थितियां होने पर यदि गिरफ्तार करना आवश्यक हो तो महिला पुलिस अधिकारी द्वारा एक लिखित रिपोर्ट उस क्षेत्राधिकार वाले प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट को देकर पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी। अगर ऐसी स्थिति हो जाती है कि उसको रात के समय में सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले उसको गिरफ्तार करना है, तो महिला पुलिस अधिकारी के द्वारा एक लिखित रिपोर्ट है जो न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्षेत्रीय न्यायिक मजिस्ट्रेट है, उसको देनी होगी और उसकी अनुमति लेनी होगी और फिर उसको क्या की जा सकती है? गिरफ्तार की जा सकती है। अब मित्रों, हथकड़ी के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, हथकड़ी लगाना कानूनी है गैर कानूनी है? तो याद रखना गैर कानूनी है। गिरफ्तारी के समय हथकड़ी नहीं लगाई जा सकती। हथकड़ी कब लगाई? हथकड़ी जो होती है वो केवल कुख्यात और जो आदतन अपराधी यानी रेगुलर अपराध की घटनाएं करते हैं उन्हीं के लिए, उन्हीं को लगाई जाती है कि उन पर आशंका में ये रहती है कि भाग ना जाए। दोस्तों आगे चलते हैं धारा 47 की ओर। देखिए धारा 47, उस स्थान की तलाशी जहां से किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी की जानी है। उस स्थान की तलाशी जहां से किसी व्यक्ति की क्या की जानी है? गिरफ्तारी की जानी है। अब मित्रों 47 है, इसी के अंदर 47 का भाग है 2। किसी स्थान या कमरा की अगर तलाशी के समय वहां ऐसी स्त्री हो जो रूढ़ि के अनुसार लोगों के सामने नहीं आई, तो पुलिस अधिकारी उस कमरे में प्रवेश करने से पहले स्त्री को सूचना देगा या वहां से हट जाने के लिए उसको स्वतंत्र या उसको हट जाने के लिए पुलिस अधिकारी उचित सुविधा देगा। दोस्तों बात करें धारा 51 यानी गिरफ्तार व्यक्ति की तलाशी से रिलेटेड है। दोस्तों गिरफ्तार व्यक्ति की तलाशी, इसमें देखिए 51 का भाग 2, जब किसी स्त्री की तलाशी करना आवश्यक हो तो ऐसी तलाशी शिष्टता का पूरा ध्यान रखते हुए किसी अन्य स्त्री द्वारा ही ली जाए या महिला जो अधिकारी है उसी के द्वारा उसकी गिरफ्तारी ली जाए। बात करें धारा 54 की, तो गिरफ्तार व्यक्ति का चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षण, जब तक आपको ऐसा लगे जब तक चिकित्सीय परीक्षण करवाना हो तो महिला चिकित्सा अधिकारी के द्वारा जाए। अगर वो उपलब्ध ना हो तो प्राइवेट महिला चिकित्सा अधिकारी उसके द्वारा जो रजिस्ट्रेड हो उनके द्वारा उसका ली जाए। बात करें धारा 125 की, इसमें पत्नी, संतान, माता पिता जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है, कोई व्यक्ति उनके भरण पोषण से इनकार करता है तो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति का मासिक भत्ता देने का आदेश दे सकता है। क्या कहने का मतलब है? इसमें पत्नी, संतान और माता पिता जो अपना भरण पोषण करने में क्या है? असमर्थ है, और फिर जो उनका वो व्यक्ति है वो भरण पोषण देने से इनकार करता है, तो ऐसी स्थिति में चाहे पत्नी हो, चाहे संतान हो, चाहे माता पिता हो, इनको मासिक भत्ता देने का जो आदेश है वो कौन देगा? प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट देगा। धारा 126 है भरण पोषण की प्रक्रिया से रिलेटेड।
धारा 127 है भत्ते में परिवर्तन कैसे किया जा सकता है, इससे रिलेटेड। और धारा 128 है भरण पोषण के आदेश का प्रवर्तन। ये तीनों धाराएं हैं, सीधा याद रखना किससे रिलेटेड है, सीआरपीसी की धारा, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की। आगे चलिए मित्रों, आगे आती है धारा 154, संज्ञेय मामलों में इतला। संज्ञेय मामले हैं तो उनमें इतला। दोस्तों बात करें धारा 154 की तो संज्ञेय मामलों में इतला। धारा 160 है, यह है साक्षियों, इंपॉर्टेंट चीज है, अभी बता रहा हूं मैं। साक्षियों को बुलाने की पुलिस अधिकारी की शक्ति। किसी पुलिस अधिकारी द्वारा अनुसंधान या अन्य कार्रवाई के दौरान साक्षी की हाजिरी के लिए क्या कर सकता है, जो 15 वर्ष से कम ना हो, 65 वर्ष से अधिक ना हो, समझे, उसको बुला सकता है। 161 की बात करें धारा की तो पुलिस द्वारा गवाहों की परीक्षा, पुलिस द्वारा गवाहों की परीक्षा ली जा सकती है। उनका कथन, बयान, जानकारी किसी महिला अधिकारी या किसी महिला अधिकारी द्वारा विलेखित होगी। पुलिस द्वारा गवाह है, अगर कोई महिला अधिकारी गवाह है, सॉरी कोई महिला या स्त्री गवाह है तो उसकी जो बयान होंगे या कथन होंगे वो किसी महिला अधिकारी के सामने ही होंगे। बात करें धारा 164 की तो मजिस्ट्रेट के द्वारा कथन अभिलेखित करना। 164, यदि पीड़िता अस्थायी या स्थायी रूप से मानसिक या शारीरिक रूप से निःशक्त है तो मजिस्ट्रेट विशेष मार्गदर्शक के सहयोग से कथन अभिलेखित करेगा और वीडियोग्राफी भी उसकी की जाएगी। दोस्तों अब देखिए नीचे आ रहा धारा 164 में 164A, बलात्संग का शिकार हुई महिला का शारीरिक परीक्षण। कोई महिला है जो बलात्संग यानी बलात्कार के अपराध से पीड़ित महिला की शारीरिक परीक्षा। देखिए मित्रों, जो शारीरिक परीक्षा है वो सरकारी अस्पताल के एक पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी से महिला की सहमति से या उसकी तरफ से सहमति देने योग्य व्यक्ति की सहमति से अपराध की सूचना प्राप्त होने के 24 घंटे के अंदर करवाई जाएगी। दोस्तों आगे है धारा 416, गर्भवती स्त्री के मृत्युदंड का लघुकरण किया जाना। गर्भवती स्त्री के मृत्युदंड का लघुकरण किया जाना। देखिए यदि कोई स्त्री जिसे मृत्युदंड दिया जाता है, अब यहाँ पे गर्भवती स्त्री है उसको मृत्युदंड का दिया गया है, क्या मृत्युदंड से उसको दंडित किया गया है, तो मित्रों देखिए गर्भ और फिर वो क्या पाई जाती है, गर्भवती पाई जाती है, तो उच्च न्यायालय दंड आदेश का लघुकरण कम करना, लघुकरण मतलब कम किया जाएगा और मृत्युदंड को किसमें बदला जाएगा, आजीवन कारावास में उसके बदला जाएगा। आगे चलिए नेक्स्ट धारा आती है धारा 437, अजमानतीय अपराध में जमानत देना। इस धारा के अंतर्गत न्यायालय द्वारा अजमानतीय अपराध ऐसा जिसमें जमानत नहीं है फिर भी 16 वर्ष से कम आयु के बालक या स्त्री को जमानत पर छोड़ दिए जाने का विशेष प्रावधान किया गया है। यह थी हमारी सीआरपीसी दंड प्रक्रिया संहिता 1973। आगे आता है मित्रों हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के प्रावधान, 4 प्रावधान है। पहला है धारा 53A, दूसरा है धारा 113A, तीसरा है धारा 113B, चौथा है धारा 114A। 53A में आचरण अथवा पूर्व लैंगिक अनुभवों के साक्ष्य का कुछ प्रकरणों में सुसंगत न होना। दूसरी 113A किसी विवाहित स्त्री द्वारा आत्महत्या के दुष्प्रेरण के बारे में उपधारणा। तीसरा यहां पर आपको दिया है दहेज मृत्यु के बारे में उपधारणा। और चौथा है 114A बलात्संग के लिए कुछ विशेष अभियोजनों में सम्मति न होने की अवधारणा। यह अवधारणाएं दी गई है आपके भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंदर। नॉर्मल है, क्वेश्चन आने का बहुत कम चांस है, फिर भी आप जरूर याद रखें। बात एक क्वेश्चन की है, क्वेश्चन हमें एक भी नहीं छोड़ना है दोस्तों, इसलिए आगे चलिए मित्रों। आगे चलते हैं तो आता है हमारे अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम। देखिए मित्रों, अनैतिक व्यापार अर्थात वेश्यावृत्ति के निम्न कारण हो सकते हैं। कौन कौन से? गरीबी, विघटित परिवार, यौन शोषण का शिकार होना, माता पिता का दुर्व्यवहार, यौन शिक्षा का अभाव, बचपन में अनाचार और बलात्कार होना, मनोवैज्ञानिक कारण, नशे का शिकार। इनके द्वारा वेश्यावृत्ति का कारण बन सकती है एक महिला। अब देखिए, यह अधिनियम व्यवसाय यौन उत्पीड़न यानी वेश्यावृत्ति के उद्देश्यों से किए जाने वाले जो व्यापार है उसकी रोकथाम एवं इसको सुरक्षा प्रदान करता है।
यह अधिनियम 1 मई 1958 से लागू किया गया है। 1956 में बना और लागू कब किया गया है? 1 मई 1958। यानी वेश्यावृत्ति व्यापार निवारण अधिनियम, अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956 1 मई 1958 से लागू हुआ। इसका पुराना नाम था स्त्रियों और लड़कियों के अनैतिक व्यापार का दमन अधिनियम, लेकिन 1986 में इसका नाम बदला गया और नाम कर दिया गया अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम। दोस्तों, तो पूछा जा सकता है अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम नाम कब पड़ा? 1986 के अंदर। संशोधन के बाद इसे 26 जनवरी 1987 से लागू किया गया। इसमें कुल अगर धाराओं की बात करें तो कुल धाराएं हैं इसके अंदर 25। दोस्तों, अब देखते हैं कौन कौन सी है 25 एक एक धारा के बारे में। देखिए अधिनियम की प्रमुख धाराएं। पहली धारा 1 संपूर्ण भारत में लागू। धारा 1 के अंदर यह कहा गया है कि यह अधिनियम है जो संपूर्ण भारत के अंदर लागू रहेगा, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम। दूसरा है धारा जिसमें परिभाषाएं दी गई है, जैसे वेश्यावृत्ति किसको कहते हैं, या वेश्यागृह किसको कहते हैं, या सुधार गृह या सुधार संस्था किसको कहते हैं, उनकी परिभाषाएं दी गई है। धारा 3 की बात करें तो वेश्यागृह चलाने के लिए दंड का प्रावधान है। इसके अंदर 1 वर्ष से 3 वर्ष तक का कठोर कारावास व 2000 रुपये तक के जुर्माने से दंडित हो सकता है। अगर एक बार ऐसा होता है तो 1 से 3 वर्ष का कारावास 2000 रुपये रहेगा। द्वितीय बार यानी दूसरी बार दोष सिद्ध होता है तो 2 से 5 वर्ष तक का तो कठोर कारावास मिलेगा, 2000 रुपये तक के जुर्माने से उसको दंडित किया जाएगा। नोट: दलाल, मैनेजर, नौकर या जानकारी रखने वाला मकान मालिक भी इसमें क्या होगा? मुलजिम होगा। धारा 4 की बात करें तो वेश्यावृत्ति के आय से जीवन निर्वाह पर दंड है। अगर कोई पति अपनी पत्नी की वेश्यावृत्ति करवाता है और जीवन निर्वाह करता है, कोई भी कर सकता है ऐसा, तो उसको 2 वर्ष तक के कारावास व 1000 रुपये के जुर्माने या इन दोनों से उसको क्या किया जा सकता है? दंडित किया जा सकता है। आगे चलिए, नेक्स्ट धारा आती है धारा 5, वेश्यावृत्ति के लिए उत्प्रेरित करना या ले जाना। वेश्यावृत्ति के लिए किसी को उत्प्रेरित करते हैं या उसको कहीं पर लेकर जाते हैं तो 3 से 7 वर्ष तक का कठोर कारावास व 2000 रुपये का जुर्माने से उसको दंडित किया जा सकता है। धारा 6 है वेश्यावृत्ति वाले परिसर में निरुद्ध करना। वेश्यावृत्ति जो कोई किसी व्यक्ति को, चाहे उसकी सम्मति हो असम्मति, वेश्यागृह या ऐसे परिसर के निरुद्ध करेगा जहां वेश्यावृत्ति होती है तो उसको 7 से 10 वर्ष तक का कारावास व जुर्माने से दंडित किया जाएगा। धारा 7 सार्वजनिक स्थान या उसके समीप वेश्यावृत्ति। सार्वजनिक स्थान, जो कोई भी सार्वजनिक स्थान है, जैसे पूजा स्थल है, शैक्षणिक संस्थान है, छात्रावास है, अस्पताल है, रोडवेज बस स्टैंड है, इनके 200 मीटर की परिधि में अगर कोई वेश्यावृत्ति संचालित करता है तो उसको 3 माह तक के कारावास से दंड दिया जाएगा। बात करें धारा 8 की तो वेश्यावृत्ति के लिए लुभाना, अंग विक्षेप या याचना करना। दोस्तों, जो कोई किसी सार्वजनिक स्थान पर या सार्वजनिक स्थान से दिखाई देने वाले स्थान पर शब्दों, अंग विक्षेप, अंग प्रदर्शन द्वारा वेश्यावृत्ति के लिए क्या करता है? प्रलोभित यानी ललचाए, तो उसको 6 माह की अवधि के लिए कारावास व 500 रुपये के जुर्माने से उसको दंडित किया जा सकता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारी धारा आती है धारा 9, अपनी अभिरक्षा के व्यक्ति को विलुप्त करना। अपनी अभिरक्षा के व्यक्ति को विलुप्त करना, जो कोई अपनी अभिरक्षा या देख रेख में रखते हुए ऐसा कार्य करवाता है तो उसको 7 से 10 वर्ष तक का कारावास व जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। बात करें धारा 13 की तो विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति इसके अंतर्गत की जाती है। राज्य सरकार इस अधिनियम के अंतर्गत जो अपराधों के संबंध में विशेष पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति करेगी, जो पुलिस निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का नहीं होगा, पुलिस निरीक्षक की नीचे के जो पद्धति है उससे नीचे का नहीं होगा। धारा 14 की बात करें तो अपराधों का संज्ञेय होना। इस अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध संज्ञेय होंगे। समझे मित्रों। धारा 15 है बिना वारंट के तलाशी। ऐसी जानकारी कहीं पर मिले वेश्यावृत्ति की तो वहां पर बिना वारंट के तलाशी ली जा सकती है। धारा 16 व्यक्ति को छुड़ाना। अब व्यक्ति को छुड़ाना और बात करें धारा 18 की तो वेश्यागृह को बंद करने का आदेश एक मजिस्ट्रेट है वो दे सकता है। धारा 19 है संरक्षागृह में रखने के लिए आदेश आवेदन, यानी वहां पर जो भी लड़कियां या लड़के मिलते हैं तो उनको संरक्षागृह के अंदर रखने का आवेदन कर सकते हैं। धारा 21 संरक्षागृह
राज्य सरकार स्व विवेकानुसार सुरक्षा गृह स्थापित कर सकती है। यह थी हमारी अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 दोस्तों। लागू कब हुआ? 1 मई 1958 को। ये जो मुख्य धाराएं हैं इनमें आपको नॉर्मल जानकारी याद रखनी है। सीधा क्वेश्चन आएगा तो, अगर ये नहीं है कि कठिन क्वेश्चन आएगा, कठिन यहां से क्वेश्चन नहीं बनकर आएगा। आगे चलते हैं तो आती है हमारे देश प्रतिषेध अधिनियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा एक यहां से जरूर। देश प्रतिषेध अधिनियम, देखिए मित्रों क्या है देश, एक एक चीज। चलिए मित्रों आगे देखते हैं। इस अधिनियम में देश लेने देने वाले व्यक्ति या देश लेने या देने हेतु प्रेरित दुष्प्रेरण करने वाले व्यक्ति के लिए सजा का प्रावधान किया गया है। यह अधिनियम 1 जुलाई 1961 से लागू किया गया, 1 जुलाई 1961 को। इस अधिनियम में 1984 और 1986 के अंदर संशोधन भी किया गया। और कुल धाराओं की बात करें तो इसके अंदर कुल 10 धाराएं। देखिए पहली धारा, इस अधिनियम का विस्तार संपूर्ण भारत में होगा। यह अधिनियम पूरे के पूरे भारत में क्या किया जाएगा? लागू किया जाएगा। धारा 2 में दी गई है देश की परिभाषा। देश से संबंधित 3 स्थितियां बताई गई है: विवाह से पूर्व, विवाह के समय या विवाह के बाद, देना के बाद देना या देने के लिए सहमत होना क्या होगा? दहेज कहलाएगा। चलिए धारा 3 की ओर चलते हैं। तो दहेज देने या लेने के लिए दंड, अगर आप दहेज लेते हैं या देते हैं तो उसके लिए क्या दंड का प्रावधान है? कम से कम 5 वर्ष का कारावास, साथ में कम से कम 15,000 रुपए या दहेज के मूल्य की रकम हो सकती है। 5 वर्ष का तो कारावास है, फिर आपने जितना दहेज दिया या आपने जितना दहेज लिया है उतना भी हो सकता है, और 15,000 रुपए भी हो सकते हैं, 20,000 भी हो सकते हैं, 25,000 भी हो सकते हैं। इनमें जो भी अधिक होगा जुर्माने की सजा उसको दी जा सकती है। बात करें धारा 4 की तो दहेज मांगने के लिए दंड का प्रावधान है। दहेज अगर आप मांगते हैं, आप अगर दहेज मांगते हैं तो उसके लिए दंड का प्रावधान है। कम से कम 6 माह और अधिकतम 2 वर्ष का कारावास रहेगा, और 10,000 रुपए का क्या लगाया जा सकता है? जुर्माना। धारा 4A विज्ञापन की पाबंदी। धारा 4A में क्या है? विज्ञापन की पाबंदी। दोस्तों कैसे होगी विज्ञापन की पाबंदी? देखिए, किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रकाशन या मीडिया जो समाचार पत्र होते हैं के माध्यम से पुत्र या पुत्री की शादी की एवज में व्यवसाय या संपत्ति या हिस्से का कोई प्रस्ताव अगर विज्ञापन में दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में कम से कम 6 माह और अधिकतम 5 वर्ष तक के कारावास की सजा है, और साथ में 15,000 रुपए तक का जुर्माना उस पर लगाया जा सकता है। आगे चलिए, धारा आती है हमारी 6। धारा 6 है वो है दहेज का हस्तांतरण। क्या है? दहेज का हस्तांतरण। इसके तहत यदि कोई दहेज विवाहिता के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया जाता है तो दहेज प्राप्त करने के लिए 3 माह के भीतर या औरत के नाबालिग होने की स्थिति में उसके बालिग होने के 3 माह के भीतर उसे अंतरित कर देगा। यदि वह व्यक्ति निर्धारित समय में अंतरित करने में असफल रहता है तो कम से कम 6 माह और अधिकतम 2 वर्ष का तो मिलेगा कारावास, और 10,000 रुपए का उस पर लगाया जाएगा जुर्माना। बात करें धारा 8A, घटना के 1 वर्ष के अंदर शिकायत करना आवश्यक होगी। जब भी घटना हो ऐसी तो 1 वर्ष के अंदर शिकायत पुलिस थाने में की जाए। धारा 8B दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति। दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति। दोस्तों अब देखिए मित्रों, राष्ट्रीय महिला आयोग ने 2009 में इस अधिनियम में कुछ परिवर्तन प्रस्तावित किए, जिसके अनुसार घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के लिए नियुक्त किए गए सुरक्षा अधिकारी को देश सुरक्षा अधिकारी के दायित्व भी निभाने के लिए अधिकृत किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम, आगे बढ़ेंगे। घरेलू हिंसा अधिनियम, उसके तहत जिसको अधिकारी नियुक्त किया गया जिले में उसको ही देश सुरक्षा अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाएगा। दोस्तों ध्यान रहे, राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के उत्पीड़न, दहेज प्रताड़ना संबंधित प्रकरणों की त्वरित कार्रवाई सुनवाई के लिए वर्ष 2013 में अपर जिला स्तर के 5 विशिष्ट न्यायालय सर्जित किए गए, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर और भरतपुर के अंदर। दोस्तों यह था हमारा दहेज प्रतिषेध अधिनियम। आगे चलिए मित्रों, आगे आता है महिलाओं का अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986। महिलाओं का अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 महिलाओं से बिना परमिशन लिए विज्ञापनों में उनका उपयोग या तस्वीरों में
तस्वीरों के प्रयोग को रोकने के लिए यह अधिनियम बनाया गया है। महिलाओं की जो चित्र होते हैं उनको प्रकाशित मीडिया है या समाचार पत्र है या विज्ञापन है वहाँ पर या तस्वीरों में उनका प्रयोग किया जाता है, तो इसको रोकने के लिए यह नियम बनाया गया। अब धाराएं देखिए मित्रों, इसकी कौन कौन सी धारा में क्या क्या बताया गया है यह जानकारी लेते हैं। पहली धारा देखिए मित्रों, धारा 1, इसका विस्तार किस में होगा? संपूर्ण भारत में होगा। दूसरी धारा 2 है जिसमें परिभाषाएं, परिभाषा में पहली है विज्ञापन की, कोई सूचना, परिपत्र, लेबल, रेपर या अन्य कोई दस्तावेज या ध्वनि, धुएं या केस आदि के माध्यम से किया गया कोई दृश्य रूपण। महिलाओं का अशिष्ट रूपण, किसी भी स्त्री की आकृति हो, रूप हो, शरीर हो अथवा उसके किसी भाग का ऐसी रीति से वर्णन जो महिलाओं के चरित्र को क्या करे? कलंकित करने वाला हो, जिसे नैतिकता को हानि होने की संभावना हो, वो कहलाता है महिलाओं का अशिष्ट रूपण। दोस्तों आगे चलिए धारा 3 की ओर चलते हैं। तो धारा 3 आती है महिलाओं का अशिष्ट रूपण करने वाले विज्ञापनों का प्रतिषेध। महिलाओं का कोई व्यक्ति किसी भी ऐसे विज्ञापन का प्रकाशन न तो करेगा और न ही कराएगा और न ही ऐसे प्रकाशन या प्रदर्शन की व्यवस्था करेगा या उसमें भाग लेगा जिसमें किसी भी प्रकार की महिला का अशिष्ट रूपण हो, प्रिंटिंग प्रेस हो, सिनेमा हो, कुछ भी हो सकता है। धारा 4, अशिष्ट रूपण करने वाले पुस्तकों का प्रकाशन व डाक से भेजना। कोई जो पुस्तकें हैं इनका ना तो प्रकाशन करेगा और ना ही ऐसी पुस्तक अगर उसके पास आती है तो उसको डाक के द्वारा वो भेजने का प्रयास करेगा। न पुस्तक किराए पर देगा, विक्रय करेगा, न क्रय करेगा, न उसका वितरण करेगा, न उसको डाक से भेजेगा। दोस्तों बात करें धारा 5 की, तो प्रवेश, तलाशी व जाप्ती का अधिकार। राज्य सरकार के द्वारा जो प्राधिकृत राजपत्रित अधिकारी है वह ऐसे स्थान जहां पर अपराध घटित किया जा रहा है वहां प्रवेश कर सकते हैं, वहां तलाशी ले सकते हैं। मित्रों बात करें धारा 6 की, अगर ऐसा होता है तो उसके अंदर सजा का क्या प्रावधान? देखिए धारा 3 और 4 के तहत अपराध है। धारा 3 और 4 के उल्लंघन में प्रथम बार अपराध करने पर 2 वर्ष तक का कारावास व 2000 रुपये तक का जुर्माना होगा और ऐसे अपराध की अगर पुनरावृत्ति करने पर न्यूनतम 6 माह और अधिकतम 5 वर्ष तक का कारावास होगा और न्यूनतम 10,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना उस पर लगाया जा सकता है। दोस्तों नेक्स्ट धाराओं की ओर चले तो नेक्स्ट धारा आती है 7वीं, कंपनियों द्वारा अपराध। इस अधिनियम के तहत कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा अगर किया गया तो अपराध कारित करते समय जो उस कंपनी के कारोबार के संचालन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति, निदेशक हो सकता है, सचिव हो सकता है, को कंपनी अपराध के समान दोषी मानेगी। और 8 है अपराध को संज्ञेय या जमानतीय होना। इस अधिनियम के अधीन यह अपराध संज्ञेय और जमानतीय अपराध होगा। तो मित्रों यहां पर यह था हमारा क्या मित्रों, महिलाओं का अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम, जिसके बारे में हमने ये पढ़ा। आगे चलते हैं तो हमारे आती है सती प्रथा। इंपॉर्टेंट चीज, क्वेश्चन आता है हर एग्जाम में। लंबी क्लास हो रही है, कैसी लग रही है आपको कमेंट करके बताते रहे साथ में कि ऐसी लग रही है। जो भी परेशानी है वो भी कमेंट करें। थोड़ी सी रेस्ट लेते हैं, पानी पी लेते हैं एक बार। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सती प्रथा। कम समय के अंदर संपूर्ण अध्ययन करना है हमें, तो सती प्रथा की ओर चलिए मित्रों। देखिए मित्रों, सती प्रथा को रोकने का प्रथम प्रयास मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। कब? सती प्रथा का पहला प्रयास किसने किया है? मोहम्मद बिन तुगलक ने भारत में। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से 4 दिसंबर 1829 को लॉर्ड विलियम बेटिंग ने सती प्रथा यानी बंगाल सती विनियम 1829 के द्वारा इस पर क्या लगाई थी? रोक लगाई। राजस्थान में सर्वप्रथम बूंदी रियासत में 1822 ईस्वी में इस प्रथा पर रोक लगाई गई। मित्रों इंपॉर्टेंट, हर चीज इंपॉर्टेंट। आगे बढ़िए मित्रों। अब जो मुख्य इसमें क्वेश्चन बनकर आता है वो आता है रूप कंवर सती प्रकरण से। क्या है ये रूप कंवर सती प्रकरण? 4 सितंबर 1987 में सीकर जिले का गांव है देवराला की रूप कंवर नामक महिला सती हुई। इसके पति का नाम था माल सिंह। तो देवराला गांव सीकर जिला की रूप कंवर हुई थी सती महिला। समझे मित्रों, यह राजस्थान की अंतिम सती मानी जाती है। इस घटना में 32 लोगों को गिरफ्तार किया गया था जो सीकर कोर्ट से अक्टूबर 1996 में क्या हो गए? बरी। घटना है 1987 की, बरी कब हो रहे हैं? 1996 में। चौतरफा आलोचना के बाद
राजस्थान सरकार के तत्कालीन गृह मंत्री गुलाब सिंह सतावत की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी। अक्टूबर 1987 में राजस्थान सरकार सती प्रथा की रोकथाम के लिए अध्यादेश लाई। उसका नाम क्या था मित्रों? उसका नाम था कमीशन ऑफ सती निवारण अधिनियम। समझे मित्रों? उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री थे हरिदेव जोशी। इस अध्यादेश पर हस्ताक्षर करने वाले तत्कालीन राज्यपाल थे बसंत दादा पाटिल। तो यहां से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं आपके। अंतिम सती प्रकरण, रूपकुंड सती प्रकरण कब हुआ? 4 सितंबर 1987 को। कहां पर? सीकर के देवराला के अंदर अंतिम सती इसको माना जाता है। आगे हम बात करें तो कानून कब बना? अक्टूबर 1987 में राजस्थान सरकार ने सती प्रथा की रोकथाम के लिए अध्यादेश लेकर आई। उस समय मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी और अध्यादेश पर हस्ताक्षर करने वाले राज्यपाल बसंत दादा पाटिल थे। अब देखिए मित्रों, यह रहा कमीशन ऑफ सती निवारण अधिनियम 1987। सती प्रथा को रोकने एवं स्त्रियों की सुरक्षा के लिए 1987 में राजस्थान सरकार ने सती रोकथाम अधिनियम 1987 लागू किया। 1988 में भारत सरकार ने इसे कमीशन ऑफ सती निवारण अधिनियम 1987 के नाम से केंद्रीय कानून के अंदर शामिल कर लिया। यह अधिनियम 3 जनवरी 1988 से लागू हुआ और इसमें कुल धाराओं की अगर बात की जाए तो कुल इसमें 22 धाराएं हैं दोस्तों। चलिए एक एक धारा के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली धारा 1 जिसमें कहा गया है कि यह कानून है संपूर्ण भारत में लागू होगा मित्रों। धारा 2 के अंदर दी गई है परिभाषाएं। परिभाषाओं में हमें देखनी है सती की। सती किसको कहा जाता है? देखिए, किसी विधवा को उसके मृत पति के शव के या किसी रिश्तेदार के शव या उसकी किसी वस्तु पदार्थ सामग्री के साथ जलाना या गाड़ना स्त्री की सहमति हो या ना हो क्या कहलाएगा? सती प्रकरण कहलाएगा। बात करें धारा 3 की तो सती होने का प्रयास करना। अगर कोई स्त्री जो सती होने का प्रयास करेगा, यदि कोई स्त्री है जो सती होने का प्रयास करेगी, वह 1 वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडित होगा मित्रों। बात करें धारा नंबर 4 की तो सती के दुष्प्रेरण की है। दुष्प्रेरण से मतलब क्या? हमने दुष्प्रेरण पहले भी आया। देखिए, किसी स्त्री को सती होने के लिए फुसलाना, स्त्री को सती होने के निर्णय पर दृढ़ रहने के लिए उकसाना या सती होने के लिए निर्णय की सहायता करना, उस स्त्री को शमशान में ले जाना, जहां सती हो रही है वहां सक्रिय रूप से उपस्थित रहना, पुलिस एनजीओ के कार्य में बाधा डालना, यह सभी है सती के दुष्प्रेरण। किसी भी प्रकार से किसी महिला को अगर आप सती करने के लिए कोई भी कदम उठाते हैं तो वो होगा आपका सती के लिए दुष्प्रेरण दोस्तों। आगे चलिए धारा 5 की बात करें तो धारा 5 है वो है सती का गौरव बढ़ाने के लिए दंड। सती का गौरव बढ़ाने के लिए दंड दोस्तों क्या है मित्रों? जो कोई सती का गौरव बढ़ाने का कार्य करेगा अगर, तो उसको 1 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक का कारावास और 5,000 से 30,000 रुपए तक के जुर्माने से उसको दंडित किया जा सकता है। बात करें धारा 6 की तो जिला कलेक्टर को कुछ कार्य रोकने का अधिकार दिया गया है, जिसके अंदर उसको कहीं पर ऐसा लगे कि यहां पर सती प्रकरण हो सकता है तो वहां पर दुष्प्रेरण होने या सती गौरवान्वित करने की आशंका हो तो उस क्षेत्र में आदेश से प्रतिबंध लगाने का उसके पास आदेश है। धारा 144 वहां पर वो लगा सकता है। बात करें धारा 7 की मंदिर या अन्य निर्माण को हटाने का अधिकार। यदि उसको राज्य सरकार को यह समाधान हो जाता है कि मंदिर या निर्माण 20 वर्ष से अधिक अवधि से अस्तित्व में है जहां सती की आराधना या उत्सव किया जा रहा है, तो उस मंदिर को या निर्माण को हटाए जाने का निर्देश राज्य सरकार दे सकती है। धारा 8 संपत्तियों को जब्त करने का अधिकार। कलेक्टर को यह विश्वास हो जाए कि कुछ गौरवान्वित करने या चंदा ले रहे हैं सती के नाम पर या यहाँ पर संपत्ति इकट्ठी कर रहे हैं, भूमि है जो यहाँ पर सती के नाम पर इकट्ठी की जा रही है, तो जिला कलेक्टर उन संपत्तियों को जब्त कर सकता है। धारा 9 देखिए विशेष न्यायालय का गठन। राज्य सरकार मुख्य न्यायाधीश की सहमति से नोटिफिकेशन जारी कर उच्च न्यायालय विशेष न्यायालय का क्या कर सकती है? गठन कर सकती है मित्रों। और धारा 10 है विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति। विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति। राज्य सरकार विशेष न्यायालय के लिए किसी व्यक्ति को विशेष लोक अभियोजक नियुक्त कर सकेगी। विशेष लोक अभियोजक को अधिवक्ता के रूप में 7 वर्ष का क्या होना चाहिए? अनुभव होना चाहिए दोस्तों। आगे चलते हैं तो आगे आता है हमारे घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट अधिनियम, इससे आपको बहुत
दो क्वेश्चन एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे, तो इसको आपको पढ़ना है ध्यान से। बहुत ही इंपॉर्टेंट अधिनियम रहने वाला है आपके लिए दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों इस अधिनियम की ओर। तो घरेलू हिंसा अर्थ क्या होता है? घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण। देखिए घरेलू हिंसा किसी भी महिला के साथ किए गए किसी भी प्रकार का शारीरिक, मानसिक या लैंगिक दुर्व्यवहार या किसी भी प्रकार का शोषण जिससे महिला की गरिमा का उल्लंघन हो, उसका अपमान हो, उसका तिरस्कार हो, या ऐसे वित्तीय साधन जिसकी वो हकदार है उससे वंचित करना घरेलू हिंसा की श्रेणी में आता है। संविधान का अनुच्छेद 21 प्रत्येक व्यक्ति को प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। यह अधिनियम महिलाओं के इसी अधिकार की क्या करता है? रक्षा करता है। यह अधिनियम 26 अक्टूबर 2006 से लागू हुआ और इस अधिनियम में 5 अध्याय और 37 धाराएं हैं, उनको सम्मिलित किया गया है। अब करते हैं अध्ययन इनकी धाराओं का। पहली धारा, धारा 1, इसका विस्तार संपूर्ण भारत में होगा। धारा 1 बताती है कि जो ये अधिनियम है इसका विस्तार किसमें होगा? संपूर्ण भारत में होगा दोस्तों। धारा 2 के अंदर दी गई है परिभाषाएं। धारा 3 के अंदर चलते हैं तो घरेलू हिंसा की परिभाषा इसके अंदर दी गई है जो हमने ऊपर अभी भी देख ली मित्रों। धारा 4 की बात करें तो संरक्षण अधिकारी को सूचना, अगर कहीं पर ऐसी स्थिति हो तो संरक्षण अधिकारी को क्या देनी चाहिए? सूचना देनी चाहिए। इसके बारे में प्रावधान है। कोई भी व्यक्ति जिसको यह पता है कि घरेलू हिंसा का कोई कार्य किया गया है, किया जा रहा है या हो सकता है, तो संबंधित संरक्षण अधिकारी को इसके बारे में सूचना दे सकता है। बात करें धारा 5, पुलिस अधिकारियों, सेवा प्रदाताओं और मजिस्ट्रेट के कर्तव्य इसमें दिए गए। अब देख क्या कर्तव्य। इस अधिनियम के तहत पीड़िता संरक्षण आदेश, आर्थिक राहत आदेश, अभिरक्षा आदेश, निवास आदेश, प्रतिकार आदेश के लिए आवेदन कर सकती है। पीड़िता सेवा प्रदाताओं की सहायता ले सकती है। पीड़िता संरक्षण अधिकारियों की सेवा ले सकती है। उसे निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार है। उसे आईपीसी की धारा 498 के अधीन क्रिमिनल याचिका दायर करने का क्या है? आदेश, अधिकार है मित्रों। बात करें धारा 8 की, संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति। देखिए मित्रों, राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा प्रत्येक जिले में संरक्षण अधिकारी नियुक्त करेगा जो महिलाओं का जो घरेलू हिंसा है उससे पीड़ित हो, उसका क्या करें? कम करें। संरक्षण अधिकारी यथासंभव महिलाएं ही होगी दोस्तों। बात करते हैं धारा 9 की। धारा 9 है वो है संरक्षण अधिकारियों के कर्तव्य और कर्तव्य। जो संरक्षण अधिकारी नियुक्त किए गए उनके क्या क्या कर्तव्य हैं और क्या क्या उनके कृत्य हैं उनके बारे में। धारा 10 है सेवा प्रदाता, मतलब सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम है ना 1860, उसके तहत रजिस्ट्रीकृत कोई भी जो गैर सरकारी संगठन या कंपनी है जो इस अधिनियम के तहत राज्य सरकार के पास अपना पंजीकरण कराती है तथा महिलाओं के अधिकारों तथा हितों के संरक्षण का कार्य करती है। धारा 12 है मजिस्ट्रेट को आवेदन। बात करें तो धारा 16 है कार्यवाहियों को बंद कमरे में किया जाना चाहिए। यदि कार्यवाही है तो उनका कोई भी पक्षकार ऐसी इच्छा जाहिर करे तो मजिस्ट्रेट इस अधिनियम के अधीन की कार्यवाहियों का संचालन एक बंद कमरे में करेगा जिसमें दोनों पक्ष मौजूद रहेंगे। धारा 17 साझा गृहस्थी में निवास करने का अधिकार। घरेलू नातेदारी की प्रत्येक महिला को साझा गृहस्थी में निवास करने का अधिकार होगा, भले ही उसमें उसका कोई भी अधिकार, हक या फायदाप्रद हित हो या ना हो। व्यतीत व्यक्ति को साझा गृहस्थी या उसके किसी भाग से प्रत्यर्थी द्वारा बेदखल नहीं किया जा सकेगा। धारा 18 है संरक्षण आदेश। धारा 19 है निवास आदेश से रिलेटेड। धारा 20 है आर्थिक सहायता से रिलेटेड। ये सभी धाराएं है ना वो घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला के लिए है। धारा 21 है अभिरक्षा आदेश। धारा 22 है प्रतिकर आदेश। धारा 22 प्रतिकर आदेश से रिलेटेड। धारा 24 न्यायालय के आदेश की प्रतियों को निःशुल्क दिया जाना। उस महिला को जो न्यायालय के आदेश की प्रतियां वो मजिस्ट्रेट के द्वारा निःशुल्क दी जाएगी। आगे चलते हैं, देखते हैं धारा 27 अधिकारिता, मतलब जो कोई भी प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट है जिसकी स्थानीय सीमाओं के भीतर ऐसा काम हुआ है तो इस अधिनियम के तहत अपराध के विचारण के लिए सक्षम न्यायालय होगा। धारा 31 प्रत्यर्थी द्वारा संरक्षण आदेश भंग के लिए दंड। अगर जो घरेलू हिंसा महिला के साथ घरेलू हिंसा करता है तो उसको क्या दंड मिल सकता है? 1 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना 20,000 रुपए तक का हो सकता है। और
दोनों या दंडनीय होगा। तो 1 वर्ष तक का कारावास मिल सकता है, 20,000 तक का जुर्माना या इन दोनों से दंडित किया जा सकता है। धारा 32 अपराध संज्ञेय या गैर जमानतीय होगा। इस अधिनियम की धारा 31 का अपराध संज्ञेय और गैर जमानतीय है दोस्तों। यह था हमारा महिलाओं का जो 2005 के अंदर आया मित्रों, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम। आगे चलते हैं और नेक्स्ट अधिनियम आता है हमारे कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न। देखिए मित्रों, इसके अंदर विशाखा गाइडलाइन क्यों इंपॉर्टेंट है ये देखिए, अपने आप आ जाएगा। विशाखा गाइडलाइन पढ़ लेते हैं, फिर जो कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से रिलेटेड जो हमारे कानून बनाया मित्रों, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न प्रतिषेध निवारण प्रतिरोध अधिनियम 2013 दोस्तों। देखिए क्या है, कार्यस्थल पर होने वाले यौन उत्पीड़न के खिलाफ साल 1997 में सुप्रीम कोर्ट में कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए। सुप्रीम कोर्ट इन निर्देशों को ही विशाखा गाइडलाइन के रूप में जानता है। इसे विशाखा और अन्य बनाम राजस्थान सरकार मामले के तौर पर भी जाना जाता है। सन 1992 में राजस्थान में जयपुर के पास बातेरी गांव में रहने वाली एक महिला, जो महिला एवं बाल विकास विभाग की साथिन यानी सोशल वर्कर थी, वह इस पूरे मामले का केंद्र बिंदु रही। उस महिला ने 1 साल की बच्ची का विवाह रोकने का प्रयास किया, जिसके बाद 5 लोगों ने उस महिला के पति को बांधकर उसकी आंखों के सामने उसका बलात्कार किया था। जिला व सत्र न्यायालय ने 5 आरोपियों को बरी कर दिया। इस घटना के बाद विशाखा नाम के एक एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली। 1997 से पहले महिलाएं कार्यस्थल पर होने वाले यौन उत्पीड़न शिकायत आईपीसी 356 और आईपीसी 509 के तहत दर्ज करवाती थी। यह थी विशाखा गाइडलाइन। अब विशाखा गाइडलाइन की मुख्य बातें, जहां से क्वेश्चन बहुत कम बनेगा, देख लें। 10 से ज्यादा कर्मचारियों वाली संस्थान को इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनानी होगी। शिकायत करने वाली महिला पर संस्थान दबाव नहीं बना सकता। अगर कोई संस्थान में कोई महिला काम करती है और वो लैंगिक उत्पीड़न का वहां पर क्या करती है, यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज करवाती है, शिकायत करती है, तो उस पर जो संस्था है वो दबाव नहीं डाल सकती है। देखिए इसकी धाराएं। पहली धारा है मित्रों, संपूर्ण भारत में लागू होना। धारा 1 क्या कह रही है कि यह कानून है जो संपूर्ण भारत में क्या रहेगा, लागू रहेगा। दूसरी भाषा है जिसमें बताई गई है परिभाषाएं, जैसे व्यथित महिला है, घरेलू कर्मकार है, नियोजक है, प्रत्यर्थी है, लैंगिक अपराध है, इनके बारे में बात करें। धारा 4 की आंतरिक परिवाद समिति का गठन कैसे किया जाएगा, देख ले मित्रों। प्रत्येक नियोजक कार्यस्थल पर लिखित आदेश द्वारा एक आंतरिक परिवाद समिति का क्या होगा, गठन करेगा। इसकी एक पीठासीन अधिकारी होगी जो कर्मचारियों में से वरिष्ठ स्तर की क्या होगी, महिला होगी। गैर सरकारी संगठनों में ऐसे एक सदस्य जो महिलाओं की समस्याओं के प्रति प्रतिबद्ध है, या ऐसा कोई व्यक्ति जो लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित मुद्दों से परिचित है। इस प्रकार बनाए गए कुल सदस्यों में से कम आधे सदस्य क्या होंगे, महिलाएं होंगे। यह होगी आंतरिक परिवाद समिति का गठन। यह महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध प्रतिशोध अधिनियम 2013 के अंदर जो 10 महिलाएं जहां पर काम करती है वहां पर एक कमेटी बनाई जाएगी, एक समिति बनाई जाएगी उसके लिए मित्रों। आगे चलिए बात करें धारा 5 की, जिसमें जिला अधिकारी की नियुक्ति। राज्य सरकार जिला कलेक्टर या अपर जिला कलेक्टर को जिला अधिकारी के रूप में क्या कर सकती है, अधिसूचित कर सकेगी। धारा 6 स्थानीय परिवाद समिति एलसीसी का गठन। स्थानीय परिवाद समिति एलसीसी का गठन। प्रत्येक जिला अधिकारी संबंधित जिले में स्थानीय परिवाद समिति का गठन करेगा जो 10 से कम कर्मकार होने के कारण यहां आंतरिक परिवाद समिति गठित नहीं की गई है, वहां के लैंगिक उत्पीड़न के परिवाद प्राप्त करेंगे। धारा 7 स्थानीय परिवाद समिति की संरचना देखिए कैसी होगी। इस समिति में अध्यक्ष के अलावा एक सदस्य होगा, एक अध्यक्ष से एक सदस्य होगा मित्रों। सामाजिक कार्य के क्षेत्र में प्रख्यात और महिलाओं की समस्याओं के प्रति प्रतिबद्ध किसी महिला को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाएगा। सदस्यों में से सदस्य महिला होगी जो लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित मुद्दों से क्या हो, परिचित हो। कम से कम एक सदस्य एससी एसटी ओबीसी अल्पसंख्यक समुदाय की महिला होगी। जिले का महिला एवं बाल विकास अधिकारी इसका पदेन सदस्य होगा। अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का अंदर होगा दोस्तों।
आगे चलते हैं नेक्स्ट धारा की ओर। धारा आती है 9, लैंगिक उत्पीड़न परिवाद। लैंगिक उत्पीड़न परिवाद दोस्तों। धारा 10 है मध्यस्थता द्वारा सुलह। यदि किसी महिला के द्वारा मध्यस्थता का अनुरोध किया जाए तो समिति द्वारा सुलह के माध्यम से मामले को निपटारे का प्रयास किया जाएगा। धारा 11 है परिवाद की जांच। धारा 13 है जांच रिपोर्ट। अब देखिए मित्रों, जांच रिपोर्ट। जांच पूरी होने पर आंतरिक परिवाद समिति अपनी जांच रिपोर्ट नियोजक को तथा स्थानीय परिवाद समिति अपनी जांच रिपोर्ट 10 दिन के में जिला अधिकारी को उपलब्ध कराएगी। यदि दोष सिद्ध नहीं होता है तो उक्त समिति मामले में कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है कि सिफारिश करेगी। दोष सिद्ध होने पर समिति द्वारा उपलब्ध सेवा नियमों के अधीन दोषी पर कार्रवाई की सिफारिश करेगी। बात करें धारा 14, तो मिथ्या या द्वेषपूर्ण परिवाद या मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड का भी प्रावधान इसके अंदर किया गया है मित्रों। आगे चलिए धारा 26 देखिए। अधिनियम के उपबंधों की पालना नहीं करने के लिए 50,000 रुपये तक का जुर्माने से दंडित है, उसको किया जा सकता है और न्यायालय द्वारा अपराध का संज्ञान है धारा 27 के अंदर। यह है मित्रों। आगे चलिए, आगे आता है हमारे डाकण प्रथा। क्या है ये डाकण प्रथा? देखिए मित्रों, ग्रामीण क्षेत्र में किसी बच्चे या महिला के उचित उपचार के अभाव में ठीक नहीं होने पर किसी महिला पर शक किया जाता है कि उसने जादू टोने से बीमारी को बनाए रखा है। इस प्रकार उस महिला को डायन या डाकन घोषित कर दिया जाता है। फिर पंचायत और महाराजा के सामने लाकर दबाव में डायन होना स्वीकार करवाया जाता है। सामान्यतः ऐसा क्षेत्र जो जनजाति क्षेत्र है वहां पर यह प्रथा सर्वाधिक प्रचलित है। 1853 ईस्वी में मेवाड़ भील कोर के एक सिपाही ने डायन के शक में एक स्त्री का वध कर दिया था। इस पर अजमेर के एजीजी ने इसे समाप्त करने के लिए भारत सरकार को पत्र लिखा था। राजस्थान में सर्वप्रथम डाकन प्रथा पर रोक उदयपुर रियासत के महाराणा स्वरूप सिंह ने 1853 ईस्वी के अंदर लगाई थी दोस्तों। आगे चलिए मित्रों, अब देखिए यह रहा आपका अधिनियम, राजस्थान डायन प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 में बना। लागू कब हुआ? यह अधिनियम 26 जनवरी 2016 से क्या हुआ? लागू हुआ। धारा 1 है संपूर्ण राजस्थान में लागू होगा। धारा 2 में दी गई है डायन या डायन, जो हमने अभी परिभाषाएं देखी वो परिभाषाएं। धारा 3 डायन प्रताड़ना या डायन वर्ती का निषेध। कोई भी व्यक्ति डायन प्रताड़ना नहीं करेगा या डायन वर्ती का प्रयोग है जो नहीं करेगा। धारा 4 डायन प्रताड़ना के लिए दंड। अगर कोई व्यक्ति डायन प्रताड़ना करता है तो उसको 1 से 5 वर्ष तक का कठोर कारावास, 50,000 रुपये जुर्माने या इन दोनों से क्या किया जा सकता है? दंडित। आगे चलिए, आगे आता है धारा 5 के अंदर डायन वर्ती के लिए दंड। डायन वर्ती किसी आत्मा का आह्वान करने की जादुई शक्ति का कार्य करना, जिन्हें टोना, टोटका, तंत्र, मंत्र, जादू टोना, झाड़ फूंक आदि नामों से जाना जाता है ना, वो ये डायन वर्ती। तो डायन वर्ती के लिए दंड 1 से 3 वर्ष तक का कठोर कारावास, 10,000 रुपये जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। धारा 6 देखिए, डायन चिकित्सक के लिए दंड। डायन चिकित्सक है उसके लिए दंड। डायन चिकित्सक बनते हैं ना झाड़ा फूंक देने वाले, उनके लिए दंड देखिए मित्रों, 1 से 3 वर्ष तक का कठोर कारावास, 10,000 रुपये जुर्माना और दोनों से भी उनको दंडित किया जा सकता है मित्रों। आगे चलिए, आगे है मित्रों हमारे वो है धारा 7 डायन प्रताड़ना से पीड़ित स्त्री की अप्राकृतिक मृत्यु अगर हो जाती है तो उसके लिए दंड है 7 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास, 1 लाख रुपए जुर्माना या दोनों से क्या किया जा सकता है? उसको दंडित किया जा सकता है। यह है राजस्थान डायन प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2015। आगे चलते हैं तो आता है हमारे मातृत्व लाभ अधिनियम 1961। इस अधिनियम मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम 2016 में प्रत्येक महिला को मिलने वाले मातृत्व अवकाश की अवधि 12 सप्ताह से बढ़ाकर 36 सप्ताह कर दी गई है। बच्चे के जन्म से पहले 13 सप्ताह, जन्म के बाद 13 सप्ताह तक वेतनिक अवकाश प्रदान करता है ताकि वह बच्चे की पर्याप्त देखभाल कर सके। ऐसी संस्थाएं जिनमें 50 से अधिक या अधिक कर्मचारी कार्यरत है उनमें एक क्रेच यानी शिशु गृह की सुविधाएं भी उपलब्ध करानी होगी दोस्तों। यह है मातृत्व लाभ अधिनियम। आगे देखिए चाइल्ड केयर लीव। महिला कर्मचारी अपने पूरे सेवा काल में 2 बच्चों की देखभाल
18 साल तक के बच्चों की देखभाल के लिए कुल 730 दिन की सवैतनिक चाइल्ड केयर लीव ले सकती है। इसमें एक बार में न्यूनतम 15 दिन व अधिकतम 180 दिन तक का अवकाश है जो लिया जा सकता है। राजस्थान वित्त विभाग द्वारा 22 मई 2018 को अधिसूचना जारी कर इसको क्या किया गया, लागू किया गया था दोस्तों। आगे आता है हमारे राष्ट्रीय महिला आयोग। देखिए मित्रों, भारत में महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए एक अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम का नाम राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 है मित्रों। इस अधिनियम के आधार पर भारत में एक राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया, जिसके द्वारा महिलाओं को हर प्रकार की सुरक्षा व न्याय प्रदान किया जाता है तथा उनकी हर एक शिकायत की सुनवाई होती है दोस्तों। महिला आयोग के माध्यम से प्रत्येक महिला के अधिकारों का क्या किया जाता है, संरक्षण किया जाता है। इस अधिनियम के तहत राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ था 31 जनवरी 1992 को और राष्ट्रीय महिला आयोग में एक अध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं मित्रों। 31 जनवरी 1992 में गठन, एक अध्यक्ष और 5 सदस्य इसमें होते हैं। सदस्यों में महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण का अनुभव होना चाहिए। आगे देखिए मित्रों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति प्रत्येक वर्ग का कम से कम एक सदस्य होगा। अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 3 वर्ष का होता है। आयोग की प्रथम जो अध्यक्ष है वो है सुश्री जयंती पटनायक। वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष है रेखा शर्मा मित्रों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहने वाली है वो है गिरिजा व्यास और आयोग की मासिक पत्रिका है वो है राष्ट्र महिला। तो पहली अध्यक्ष थी सुश्री जयंती पटनायक, वर्तमान में रेखा शर्मा, सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रही गिरिजा व्यास और आयोग की जो मासिक पत्रिका है उसका नाम है राष्ट्र महिला। अब देखिए राष्ट्रीय महिला आयोग, अब देखिए राज्य महिला आयोग। राजस्थान में राज्य महिला आयोग का गठन राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम 1999 की धारा 3 के अंतर्गत 15 मई 1999 को किया गया दोस्तों। राज्य महिला आयोग का मुख्यालय जयपुर के अंदर है। आयोग का गठन, आयोग में एक अध्यक्ष व 3 सदस्य होते हैं। सदस्यों में से एक अनुसूचित जाति या जनजाति की और एक अन्य पिछड़ी जाति की महिला का प्रावधान है। अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 3 वर्ष का होता है। प्रथम अध्यक्ष बनी थी कांता खतूरिया जो सर्वाधिक अवधि तक अभी तक है। वर्तमान अध्यक्ष है श्रीमती सुमन शर्मा और राज्य की प्रथम महिला नीति 8 मार्च 2000 को जारी की गई। राज्य की प्रथम महिला नीति 8 मार्च 2000 को जारी की गई थी। यह है राज्य महिला आयोग। अब देखिए राज्य महिला आयोग के कार्य, क्या क्या कार्य है, ये रहे आपके राज्य महिला आयोग के कार्य मित्रों। राज्य भर में पीड़ित महिलाओं की शिकायत का निवारण करना, महिलाओं के हितों की रक्षा करना, महिलाओं से संबंधित सभी नीतिगत मामलों में सरकार को सलाह देना, महिलाओं के खिलाफ होने वाले किसी भी प्रकार के अनुचित व्यवहार की जांच करना, उस पर विनिश्चय करना और इस मामले में की जाने वाली कार्रवाई की सरकार को सिफारिश करना दोस्तों। यह है राज्य महिला आयोग। अब देखते हैं महिलाओं के लिए हेल्पलाइन नंबर। वुमेन्स हेल्पलाइन नंबर है 1090-1091 पूरे देश के लिए है ये। राजस्थान में भी दिल्ली में हुए निर्भया प्रकरण के बाद गरिमा हेल्पलाइन शुरू की गई जिसका नंबर है 1090। राष्ट्रीय महिला आयोग के नंबर है जो आपके सामने है और राजस्थान में मुख्यमंत्री महिला हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर है वो है 181 मित्रों। तो ये था हमारे महिला अपराध से रिलेटेड जो भी कानून भारत में बने वो कानून। महिला एवं बाल अपराध से रिलेटेड आज की क्लास 1 जिसमें संपूर्ण महिला अपराध आपके सामने मैंने रखा, धाराएं आपके सामने मैंने रखी, कैसी लगी? सभी साथी क्लास छोड़ने से पहले अपनी ईमानदारी से कमेंट करके बता दें ये क्लास आपको कैसी लगी। पीडीएफ जो साथी प्राप्त करना चाहते हैं वो ऐप को डाउनलोड करें, ऐप के स्टोर में जाएं, वहां पर महिला बाल अपराध और कंप्यूटर के 2500 पर्सन है वो आपको मिलेंगे। वो उसी फोल्डर के अंदर आपको महिला बाल अपराध में ये नोट्स है जो मिल जाएंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए। जय हिंद, जय भारत।